डी के एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट डी के बॉस। वर्णमाला के टॉप क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ वर्णमाला की महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें मैंने अपने ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक शेयर किया है, उस पर जाके क्लिक करके और मेरे ग्रुप पर ऐड हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वर्ण जो है होता क्या है। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा समझते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि हम वर्णों के रूप में लिखते हैं। जो ध्वनि होती है वो किसके रूप में लिखते हैं? वर्णों के रूप में लिखते हैं। और वर्ण का कोई खंड नहीं होता। जैसे का कोई खंड नहीं होगा। काला कल लिख दें तो इसका तो खंड हो जाएगा, मगर केवल का खंड नहीं होगा। जैसे का, आ, जा, सरा, ये सब क्या है? वर्ण है। भेद इसके मुख्यतः कितने माने गए हैं? 2 माने गए हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 52 है। दो कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर हो जाता है और दूसरा कौन सा होगा? व्यंजन होगा। सही है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी नहीं हो सकती, मतलब खंड नहीं हो सकते। चलिए अगली स्लाइड हम देखते हैं। अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं। जो वर्णमाला है वो क्या होती है? तो जो हमारे वर्ण है ना, उनके व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं घा ऐसे लिख दूं, गा ऐसे लिखूं, खा ऐसे और का ऐसे। ये वर्णमाला बिल्कुल भी नहीं है। वर्णमाला जो होगी वो कौन सी होगी? यही जो आपको दिख रही है यही वर्णमाला है। ये जो है ये सब क्या है? वर्णमाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। वर्ण टोटल हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे 52 होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोगवा कितने हैं? 2। अंग और आहा। और व्यंजन कितने हैं? 33। 33 व्यंजन आपको अगले बता दिया जाएगा। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और उचित और द्विगुण कितने हैं? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मिशन का सबसे मेन काम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने सपनों को साकार करना। अगर सरकारी नौकरी पानी है तो डी के एजुकेशन अड्डा पर आप बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्वर किसे कहते हैं? स्वर सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा होती है स्वतंत्र होते हैं। सही है। और स्वतंत्र होते हैं मतलब किसी की सहायता से नहीं बोलते हैं। और इसको 3 भेदों में बांटा गया। उच्चारण या समय के, ये समय और उच्चारण के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? ह्रस्व को समझते हैं। ह्रस्व वह स्वर जिसको सबसे कम समय लगता है बोलते हुए, मतलब उच्चारित करते हुए सबसे कम समय लगता है, तो उससे क्या बोलेंगे? हम ह्रस्व बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे जो लिखे हुए हैं, जैसे आ, ई, ये जो लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं? हमारे ह्रस्व हैं। आ, ई, ऊ, री, ये सब ह्रस्व हैं। अगर आप चाहते हो कि इन जो मैं नोट्सों से पढ़ाता हूँ ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाना और मैं लिंक अपने इसमें जो है वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा। सही, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना लिंक। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। वह स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता हो। जैसे आ, ई, ऊ, मतलब जो ह्रस्व होते हैं वो 4 होते हैं। उसके बाद जो 7 वर्ण होते हैं, 7 जो स्वर होते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं प्लुत, जिसको बोलने में ह्रस्व की से अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। मतलब इसको इससे ज़्यादा लगता है ह्रस्व से, और इसको दीर्घ से भी, यहाँ ह्रस्व की जगह क्या करना था? दीर्घ स्वरों से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम। सही है। मगर मोस्टली क्या है, ये संस्कृत में ही बोले जाते हैं, इसका हिंदी में कहीं उपयोग होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है संयुक्त स्वर। कुछ भी बच के नहीं जाएगा, सब कुछ होगा इसमें दुआ हुआ। संयुक्त स्वर क्या होता है? तो संयुक्त स्वर को समझ लीजिए। वह स्वर जो 2 और 2 स्वरों से मिलकर बनता है। 2 स्वर और 2 स्वरों से मिलकर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए दोनों ए हो गई और दोनों ओ हो गए। अब क्या है, इसको अगर आप इसको समझ से समझेंगे ना तो जो संधियाँ हैं वो भी ठीक ठाक हो जाएंगी। जैसे ए जो हमारी बनती है ना वो आ और ई मिलके बनती है, और बड़ी ए बनती है तो ए और आ, मतलब अगर देखा जाए छोटा आ दोनों में कॉमन होगा। सही है। तो ये देख लेना बहुत ध्यान से संयुक्त स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान किसका? स्वरों का। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ, वो दोनों आ का कंठ होता है, दोनों ई का तालु होता है, री का मूर्धा होता है, ओष्ठ का, दोनों ऊ का ओष्ठ होता है, और दोनों ए का कंठ तालु होता है, और दोनों ओ का कंठोष्ठ होता है। तो इससे ये समझ लो, जैसे ये हमारी ए है ना, जो ए है, जो ए जो है हमारी किससे बनी है? आ और प्लस ई। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है भाई?
कंठ है, देखो ये कंठ हो गया। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, देखो तालु, तो ये टी हो गई। तो ये जो है ए जो है किससे बोली जाती, कंठ तालु, कंठ तालु, ऐसी कंठ ये को होगा आ से और प्लस ऊ से बनते हैं। तो कंठ से बोला जाता है आ और ऊ बोला जाता है ओ से, तो कंठोष्ठ। सही है, तो ऐसे इसको याद कर लेना, क्योंकि ये कंठालु कंठोष्ठ स्वर हैं ये संयुक्त वाले। फिर अयोगवा की बात करते हैं। ये ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं, स्वर भी नहीं होते भैया मान जाओ, ना पूरी तरह व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन भी नहीं होते। इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और ये स्वर व्यंजन के बीच की चीज़ है, ना तो ये स्वर माने जाते हैं ना व्यंजन माने जाते हैं, इसी को इनको अयोगवा कहा जाता है। और अयोगवा कितने कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ध्वनि अनुसार की परिभाषा यह है कि ध्वनि नाक के द्वारा निकाली जाती है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा। इसे नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं। इसको कभी कभी माँ में भी कहा गया है, जैसे ऊपर बिंदी देखो लग गई तो कंबल भी कह दिया, और ऊपर बिंदी लग गई तो इम्फाल भी कह दिया। सही है, माँ की भी आवाज़ देता है कभी कभी ये। सही है, अब बात करते हैं हम विसर्ग की। ये क्या होता है, महाप्राण सूचक एक स्वर है, ब्राह्मी उत्पन्न अधिकांश लिपियों में संकेत किया जाता है। उदाहरण के तौर से रमहा, ये हा की भी आवाज़ देता है। सही है, ये व्यंजन की भी आवाज़ दे रहा है। प्रातः, अतः, संभवतः आदि के अंत में विसर्ग से आती हैं। सही है, तो ये विसर्गें हो गई। अब अगला पढ़ते हैं, जीभ के आधार पर। ये क्या चल रहा है हमारा, ये स्वर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना भी व्यंजन की शुरुआत नहीं की है। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखते हैं। अग्र, ये तीन होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। तो पहले हम अग्र को समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, किसका अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना वो ऊपर नीचे उठता है, तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे दोनों ई हो गई और दोनों ए हो गए, दोनों ई और दोनों ए हो गए। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर। भाई जीभ का अगला हिस्सा था तो अग्र हो गया, जीभ का पिछला भाग होगा तो पश्च स्वर होगा। जैसे ओ, दोनों ऊ, दोनों ओ और आहा। और ये कह रहा जो आहा है ना ये अंग्रेजी से आया है, मतलब इसको लिखने हमारे हिंदी में नहीं है, मगर क्या किया गया है कि अगर इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है ना आहा, कई वर्ड ऐसे होते हैं तो इसको एक बनाया गया है जुगाड़ी तरीके से। सही है, अब आते हैं मध्य। मध्य में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो कौन सा है, छोटा आ। सही है, जिसमें जीभ का मध्य भाग उठता है ये। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम मुखाकृति, मतलब मुंह की बनावट। सही है, तो इसको हमने क्या करा है, चार में, संवर्त, अर्धसंवर्त और विव्रत, अर्धविव्रत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवर्त की। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुले, बहुत कम खुले, जैसे ई उ ऊ, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मुख है ना बहुत कम खुल रहा है। अब बात करते हैं हम अर्धसंवर्त। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवर्त की अपेक्षा अधिक, मतलब इस संवर्त की अपेक्षा। सही है, तो वो कौन कौन से हैं, ए और ओ। अर्ध संवर्त में संवर्त से कुछ ज़्यादा आ रहा है। भाई दमुआ वाले सर जी समझ में, भैया देखो दमुआ वाले सर ने ठानी है एक एक को परीक्षा पास करानी है। सही है, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। डी के एजुकेशन अड्डा पे आप बने रहिए, हर टॉपिक को पूरी क्लियर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल ना की जाएगी। वर्णमाला में पिछले बोर्ड वाला पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैंने दोबारा पढ़ाया, मेरी कुछ समझ से परे रह गया हो तो दोबारा देख लेते हैं। और जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ भी मोबाइल से, अगर ये चाहते हो कि यार हमको भी मिले तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप क्या करना, ऐड हो जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक डाल दूंगा। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विव्रत किसे कहते हैं, विव्रत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, पूरा मुख खुलता आ आ। अर्धविव्रत जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, छोटा बढ़िए बढ़ाओ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं ये, भैया दिमाग में डाले ना। सही है खड़ो वाले सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठाकृति, ओठों का खेल, ओठ। तो इसके ये जो है दो होते हैं, कितने, दो। इसका ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है गोल गोल, गोल गोल तुम्हारे ओंठ हो जाएं, मुंह जो ओंठ होते हैं। अवृत्ताकार जो गोल गोल है वो ना हो। तो जो जिनके बोलते समय ऊ, देखो ओंठ देखो कैसे हो, ऊ ओ, गोल गोल हो गए ओंठ। और उसके अलावा जितने बचे वो अवृत्ताकार में। और थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है,
छोटा आ जो होता है उसको उदासीन स्वर माना गया है, क्योंकि इसको बोलते हुए ओठ उदासीन रहते हैं। ओठों का कोई काम रहता नहीं, ओठों का कोई काम ही नहीं रहा इसमें, तो ये क्या करेगा, उदासीन स्वर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात स्वरों का तो मामला गया, निपट भी दूंगा वाले सर जी। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो व्यंजन में भैया ये कहा गया है, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मान लो ये का है, तो ये काय को बनाने के लिए स्वर बनाना पड़ा है, तो ये क्या सूत्र हैं, पराश्रित है। ये का है, अधूरा, और आ है, ये क्या हुआ, स्वर है। देखो आ छिपा हुआ, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें छोटा आ छिपा हुआ होता है, उसी की मदद से ये बोले जाते हैं। अगर इसे वैसे आ लिखोगे तो देखो, ये देखो ऐसे, अब ऐसे ही चा होता है, आधा फिर लगा आ, फिर पूरा बनता है चा। तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की ही सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श हो गए 25 तुम्हारे, अंतस्थ हो गए 4, और ऊष्म हो गए 4। ये पढ़ते रहना, फिर उसके बाद में टेस्ट है, 30-35 क्वेश्चन होंगे, उसमें टेस्ट देना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता अब कुछ भी बचेगा पढ़ने के लिए। सही है, बिल्कुल स्टाम्प लाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसलिए डीके एजुकेशन अड्डा पर बने रहो, हर टॉपिक की पूरी क्लियरिटी होगी यहाँ पे आके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, बोलते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं ये 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये देखो, ये स्लाइड में देखो, तुम देख ही रहोगे, ये देखो, ये देखो, ये होते हैं। देखो ये का, खा, गा, घा, ओणा, चा, छा, जा, या, टा, ठा, डा, अणा, ता, था, दा, दा, पा, फा, वा, मा। तो ये जो है माँ तक हो गए हमारे, का से लेके माँ तक। ये का से लेकर कहाँ तक होते हैं, माँ तक होते हैं। तो ये जो है 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, मगर और भी तैयारी कर लो। सही है। अब बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व्यंजनों के बीच होता है, किसके, स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दउआ वाले सर जी बोल रहे हैं कि एक भी नंबर यहाँ से बच के नहीं जाएगा। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वर्णमाला से नंबर बरसते हैं। सही है। ऊष्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म। क्या मतलब होता है, गर्म। गर्म वायु जिसके बोलने से निकले, गर्म वायु, हवा जिसको बोलने से मुंह से निकले, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श्वास की प्रबलता होती है, मतलब वायु तेजाई से निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तीनों सा हो गए, सा 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 और हा हो गया। ये सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा सुन लो। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, तिर, ज्ञान, ये छा, तिर, स्रा, ज्ञान। तो ये कितने टोटल, 4 है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो छा बनाया है, ये देखो, आधा का हो गया और पेट पटा सा हो गया। ये त्रा है, आधा ता हो गया और रा हो गया। ये ग्या है, आधा जा हो गया या हो गया। ये सिरा है, ये पेट पटा सा, वो छोटा बड़ा सा हो गया और रा हो गया। सही है। अब इसको 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ऐसा कर लें या फिर क्या करें, ऐसा कर लें। ये दोनों को आधा आधा कर दें और लास्ट में छोटा लगा दें। सही है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। ऐसा आ जाए तब भी ये पूरा राइट है, और ऐसा आ जाए तब भी ये पूरा राइट है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने क्या करा कि भाई यहाँ पे हम क्या करें, हम का लिख दें और प्लस सा लिख दें, दोनों हम आधे आधे कर दें। अगर जब तक हम आ नहीं लगाएंगे तब तक पूरा नहीं होगा। या तो ये वाली पूरी स्लाइड सही है या फिर पूरी ये वाली सही है। दोनों की दोनों राइट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को आप थोड़े अच्छे से समझ लेना। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब व्यंजनों की बात चल रही है, तो अब इसके उच्चारण स्थान को बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये का वर्ग है। का वर्ग का मतलब खा, गा, घा, आ, और ये चा वर्ग है। छा, छा, जा, झा, या, ये समझ गए। ये टा वर्ग हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है। सही है। और ये ता वर्ग हो गया और ये पावर हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने एक ट्रिक बनाई है, KTM 2। हमने ATM ना कह के ना KTM बोला है। तो K मतलब कंठ, T मतलब तालु, M मतलब मूर्धा, D मतलब दंत, O मतलब ओष्ठ, मतलब
इतना तो इंग्लिश जानते होगे। मतलब शुरू में का आ गया, केशव आ जाएगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो जो का वर्ग होगा वो कंठ से बोला जाएगा, चा वर्ग होगा पूरे का पूरा है, ऐसा नहीं ये सब के सब, ये सब के सब। और जो चा वर्ग होगा पूरा तालु से बोला जाएगा, और पूरा जो टा वर्ग होगा पूरा मूर्धा से बोला जाएगा, और पूरा ता वर्ग होगा वो दंत से बोला जाएगा, और पूरा जो पा वर्ग होगा वो पूरा ओष्ठ से बोला जाएगा। तो हमारे 25 वर्ण, ये 5 जो मैंने इंग्लिश के वर्ण बताए इनको रख लेना, एटीएम ना बोल के केटीएम कह देना, और किसी से हम मांग रहे हैं तो केटीएम 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान उसका हो गया 25 वो हो गए, और 8 ये हो गए। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है भाई, TMD मतलब टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, और डी का मतलब दंत। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो है या और सा तालु से बोले जाएंगे, रा और सा मूर्धा से बोले जाएंगे, ला और ये वाला सा दंत से बोले जाएंगे। मतलब सीधे कह सकते हैं कि या और सा ये दोनों के दोनों किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। ये वाला रा और सा एक सिस्टम के साथ लिखना, मूर्धा से बोले जाएंगे। ये वाले ला और सा किससे बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे। अब हमारे पास कौन कौन से बच गए, ये बा बच गया, तो ये लिख देना दंतोष, थोड़ा इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ शॉर्टकट रहे और आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। और ये के लिख देना, जैसे मेरा नाम है डी के तो आप भी लिख देना डी के। तो DO मतलब दंतोष्ठ और के मतलब कंठ। तो TMD याद रखना, ये ऐसे फ्रिक्वेंसी से याद करना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं वो यहीं से आते हैं। 25 में से कोई ना पूछता, इन 8 में से पूछता। और ये सातों ये समझ लो हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं रखे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप इतने से को याद कर लोगे तो एक नंबर आराम से पक्का यहाँ से हो जाता है आपका। सही है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। DK एजुकेशन अड्डा पे आप बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। अब हम बात करते हैं अलप प्राण और महाप्राण की। ये क्या है, अलप प्राण और महाप्राण ये व्यंजनी है। अब इसमें क्या होता है, मुख से जो वायु होती है ना, ये जो चीज़ है अगर ज़्यादा निकल रही है प्लस में, वो सॉरी एक मिनट रुकिए, अगर ये प्लस में है मतलब ज़्यादा निकल रही है तो क्या हो गई, महाप्राण हो गई। अलप में क्या होता है, माइनस में रहती है। मतलब मैं बोलूँ जैसे शुरुआत करूँ का, अब खाओ को क्या करेंगे, देर तक बोलेंगे खा, ग घा, घ च छ ज झा। तो हम क्या करेंगे, अलप प्राण का मतलब, अलप माने क्या होता है, अलप माने होता है छोटा और महा माने बड़ा। तो बड़ी ध्वनि निकलेगी, बड़ी ध्वनि निकलेगी तो क्या होगा, महाप्राण। अगर छोटी ध्वनि निकलेगी तो अलप प्राण। सही है, तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने इसकी ट्रिक है वो तो आपने हर जगह यूट्यूब पे देखी होगी। ट्रिक क्या है इसकी, अलप प्राण की ट्रिक होती है, कोड वर्ड होता है 135। सही है, अलप प्राण का। और महाप्राण क्या होगा 2 4। तो हम क्या लिखें, ये ऐसे ऐसे लिखें, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये कह रहा है 135। 135 मतलब का वाला पूरा ऐसे ऐसे करना, ये ना ऐसे ऐसे। सही है, ये हो गया, देखो ये हमने ऐसे कर लिया, समझ में आ गया। ये देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब कह रहा है 135, तो एक वाला ये वाली हो गई, और 3 और 5। ये कह रहा है 1 3 5 कम देर तक आवाज लगाएंगे का। अब ये कह रहा है 2 4 2 और 4 ये जोड़ तक का खा ग घा अ। तो जो कह रहा है अलप प्राण को कम देर तक और महाप्राण को देर तक बोला जाता है। ऊपर देख लो 1 2 3 4 5 हो गए, तो 1 3 5 किसकी हो गई, अलप प्राण, और 2 4 किसकी ट्रिक हो गई, महाप्राण की। चलिए आगे बोलते हैं, और दूंगा वाले सर की जय। अब बात करते हैं इनको भी, भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यारा लावा है, जिसको हम अंतस्थ भी बोलते हैं। ये व्यंजन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे अलप प्राण होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर व्यक्ति ही से बोलता है। अब ये तीनों सा हो गए और हा हो गए, ये महाप्राण हो गए। सही है, ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए, जिसको हम ऊष्म व्यंजन भी ऐसे भी पूछ सकता है। ऊष्म व्यंजन अलप प्राण है महाप्राण है, या अंतस्थ व्यंजन जो है अलप प्राण है महाप्राण है। तो या जो है अलप प्राण हो गया, और सा वाला पूरी लाइन महाप्राण हो गई। सही है, ये वाला ये पूरा अलप हो गया, ये पूरा महाप्राण होगा। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं।
अब बात कर लें भाई मेरे घोष और अघोष की, घोष और अघोष की। तो ये कहता है संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर भैया, ये भी एग्जाम में आ सकता है, किसके आधार पर, तो आप कहोगे कंपन के आधार पर। सही है, किसके आधार पर, कंपन के आधार पर। एक होता है घोष और घोष को कहता है सघोष, और एक होता है अघोष। तो घोष अघोष या सघोष अघोष, सही है, दो प्रकार होते हैं। आओ इसकी बात कर लें। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, मतलब जिसका कंपन होगा, कंपन होगा तो वो क्या हो गए भाई, कंपन हो रहा है तो घोष और ना हो रहा है तो अघोष। तो घोष या कह सकते हैं सघोष। तो घोष की ट्रिक क्या है, तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 और 5 बाल को। सही है, लिख लिया। अब बस यही जो सीधे सीधे लाइन यहाँ से खींच दी हमने, बस ये ऐसे देखो खींच दी बाल को। अब क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, अब इसमें जाके हम वही 345, तो जो इधर वाले हैं 3, ये 3 4 और 5, तो इधर की जो पूरी लाइन है इधर वाली, ये इधर वाली बाल को, इधर वाली, ये क्या होती हैं, ये हमारी घोष होती हैं। अब कह रहा है सभी स्वर भी घोष होते हैं, सभी स्वर भी घोष होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। और कह रहा है अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब जानते हो, या रा ला बा और प्लस हा आ गया उन सा में से चोरी करके। तो जो हमारा तीनों सा के साथ जो हा होता है ना, वो वैसे तो अलप्राण में था, उनके साथ रहा जी, और जैसी आई घोष की बारी तो उठ के यारा लाबा के साथ आ गया, अंतस्थ के साथ आ गया। तो ये चीज़ें क्या है हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भैया जी हा या रा ला इनके साथ चोरी होके आ गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अंतस्थ हमारे चारों और प्लस जो उनके साथ सा के साथ तीनों के साथ हाथ हा लगा हुआ, वो चोर बन के यहाँ आ गया और इनमें शामिल हो गया, तो ये घोष में आ गया। और इसकी ट्रिक क्या है घोष की, 345। 345 किस पे, 25 वर्णों पे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन वर्ण अब बात करते हैं हम अघोष की, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, बोलते समय कंपन नहीं होता, मतलब थरथराहट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। अब जो वाली लाइन बची का और खा वाली, सही है बाल को, तो का और खा वाली जो बची ना, का और खा वाली, तो बाल को ये क्या होगी हमारी, ये हमारी हो गई अघोष। और तीनों सा, जो हा तो चला गया उधर घोष के साथ, तो हा तो अब रहा नहीं, तो तीनों सा बचे, तो ये क्या हो गए हमारे अघोष हो गए। तो ये भी कह सकते हो या घोष है, तो या घोष का मतलब पता क्या होता है, या घोष ये भी कह सकते हो, वो उसके साथ चला गया, या घोष है मतलब या हमारी पूरी लाइन, और है का मतलब हा, या की पूरी लाइन और हा हो गया घोष है, और बाकी सा जो बचे हा को छोड़ के वो अघोष हो जाते हैं, और 1 2 ये हो गए। सही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं भैया, इसकी परिभाषा भी कई एग्जामों में पूछी गई है। इसका उच्चारण करते समय मुख और नायु दोनों से क्या निकलती है, वायु, यह आवाज़ निकलती है, नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी। जैसे कि पंचमाक्षर, पंचमाक्षर अणा णा णा ना मा, पंचमाक्षर किसका होता है, का खा गा यहाँ चा छा जा णा ता था दा ना, तो जो 5वां अक्षर होता है तो वही अनुनासिक कहलाता है। सही है। अब बात करते हैं लुंठित। भैया लुंठित क्या होता है, लुंठित या लुंठित को हम बोलते हैं प्रकंपित। क्या कहते हैं, प्रकंपित। क्या कहते हैं, प्रकंपित। और इसकी परिभाषा होती है उच्चारण करते समय कपकपाहट हो या थरथराहट हो, जैसे कि रा उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या है, व्यंजन, ऐसा व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कैसे कहते हैं भैया, इसकी परिभाषा है ये ऐसा व्यंजन जिसके अचानक मुंह में जीवा मतलब जीभ अन्य किसी भाग को सिकोड़ कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। सही है, जैसे कि डा और ढा। सही है, जैसे कि डा और ढा, ये चीज है। सही है, ये क्या है, उचित वर्ण है। सही है। अब अगली चलते हैं भाई बच्चों। अगला है संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। संघर्ष का मतलब ये समझ गए होगे आप, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले, वायु संघर्ष पूर्वक निकले, संघर्ष पूर्वक, तो संघर्षी व्यंजन होते हैं। जैसे
तीनों सा। अब देखो पहले ट्रिक ऐसे बना ली, जो भी सा है हो जाए और जे भी सा है वो, जो तीनों ही सा मिल गए और प्लस हाथ इनके संग रहता ही है, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। अब है स्पर्श संघर्षी, वो केवल संघर्षी था, अब यहाँ स्पर्श भी प्लस हो गया। कितना, स्पर्श भी प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या करना हमें, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ये क्या होता है, वायु जो है स्पर्श करती हुई, संघर्ष करती हुई स्पर्श करती है मुंह को, अंदर भाग को, तो वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, देखो चाचा जहाँ यहाँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि किसे कहते हैं, जैसे जा और फा, ये आगत ध्वनि होते हैं। ये क्या है, अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं, जैसे कागज, जमीन, अंग्रेजी, फकीर, लिफाफा। आगत शब्द ऐसे होते हैं जो एक भाषा से उत्पन्न हुए लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग हो रहे हैं, मतलब जैसे आए वैसे ही हो रहे हैं, कोई भी उसमें बदलाव या कोई भी उनमें चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इसकी पार्श्विक की। जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता हो, जीभ का अगला भाग जो मसूड़े होते हैं उनको छूता हो, तो क्या कहते हैं हम, पार्श्विक कहलाते हैं। जैसे कि ल, सही है। चले आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर कैसे कहते हैं, अर्धस्वर क्या होते हैं, ये कहते हैं ना तो ये क्या उनसे होते हैं, ना तो ये व्यंजनी होते हैं पूर्ण रूप से, ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं। इनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होती है, जैसे या और बा, सही है। अब जैसे मान लो हम लिख दें जाए, तो जाए को हम ऐसे लिख देते हैं, और अगर हम लिखेंगे जाए को, तो जाए को कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब दोनों ही सही है ये, अगर देखा जाए तो। एक मिनट, अब ये देख लो, ये गई हमने ऐसे भी लिख दिया और गई ऐसे भी लिख दिया, तो यहाँ देख रहे हो स्वर की तरह बोला जा रहा है। या देखो गई और इसे भी लिख रहे हैं गई, अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो इसे भी राइट दे देगा और इसे भी राइट दे देगा, क्योंकि इन्हें भी मान्यता मिल गई है कि भैया ये जो है अर्धस्वर हैं, आधे स्वर हैं, मतलब स्वरों की जगह भी ये काम करते हैं, सही है। तो ये अब को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं, सही है। तो लगभग 35 क्वेश्चन है और हम 35 क्वेश्चनों पे बहुत अच्छी से करेंगे हम, सही है। स्वर किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वर हैं, तो ये तो सबको पता है भी, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं भाई, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लगे रहिए भैया, पूरी वर्णमाला यहाँ से कवर हो रही है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है भैया। अब आपको पता होगी कौन कौन से होते हैं। हस्व जिससे कहते हैं मूल वो होते हैं 4, और जिससे कहते हैं दीर्घ वो कितने होते हैं 7, तो 7 4 11, सही भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, मूल स्वर हो गए भैया 4। कौन कौन से, आ, ई, उ और ऋ, ये कौन से हो गए, हमारे मूल स्वर हो गए, सही है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, जिसमें 25 हमारे कौन से हो गए, स्पर्श हो गए, 8 अंतस्थ, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए, तो कुल मिला कितने हो गए 33, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और बा, सही है। ये या, रा, ला, बा ये कौन से होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सही है। अब आगे बढ़ो, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, सा और हा, ये भी हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं, सही है। अब करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर नहीं है, मैंने गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है। क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छा, तिर, स्रा और ज्ञान, सही है। ये हमारे 4 होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमारा कंठ होता है, कंठ इज राइट। अगला बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, क्या है 10वां प्रश्न, दोनों ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, दोनों ई का उच्चारण स्थान हमारा तालु हो जाता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋ का उच्चारण स्थान इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मूर्धा हो जाता है। अगर आप संस्कृत की तैयारी करेंगे ना तो हिंदी से तैयारी बहुत हो जाती है, इसकी वर्णमाला हिंदी और संस्कृत की लगभग सेम होती है, सही है। अब दोनों ए
दोनों ए का स्थान भाई दो आ प्लस ई बराबर बनता है ए, क्या बनता है ए, तो दोनों ए का ही एक ही होगा, तो आ बोला जाता है कंठ से और ई बोली जाती है तालु से, तो ये होगा कंठ तालु इज राइट। अब आओ 13वां क्वेश्चन, ये कह रहा है दोनों ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भैया देखो ये ओ है जो पता है कैसे बनता है, ये पहले बनता आ और प्लस ऊ, सही है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, तो आ बोला जाता है कंठ से और ऊ बोला जाता है ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ इज राइट। अब हम बात करते हैं चा वर्ग। चा वर्ग का वही हमने देखा के टी एम दो, तो चा वर्ग जो हमारा किससे बोला जाएगा बताओ, के टी एम दो का तरीका बताओ। ये बी नंबर इज राइट, ये बोला जाएगा तालु से। भाई यही तो के मतलब कंठ से और कंठ बोला जाएगा का वर्ग, फिर उसके बाद आता है चा वर्ग, चा मतलब तालु, सही है। चलिए स्टार्ट करें। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, पहले इसको सिस्टम से लिख लें पूर्व, ये वाला सा आता है, फिर उसके बाद में ये वाला सा आता है, फिर ये वाला सा आता है, तो ऐसे लिख दो टी एम डी। तो इसके हिस्से में कौन पड़ गई, लगाओ दिमाग, ये इसके हिस्से में टी पड़ गई, तो टी पड़ गई मतलब तालु, तो तालु इज राइट, ये वाला सा हमारा किससे वो लिखा जाएगा तालु से। अगला क्वेश्चन है यार अलावा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं, मतलब यार अलावा जो है जो इनको क्या क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं, तो बताओ 16 का। इन्हें कहते हैं हम अंतस्थ। स्पर्श तो वो होते हैं जो का से माँ तक होते हैं, और उष्म कौन होते हैं, तीनों सा होते हैं हमारे, और प्लस हा हो गया, और यार अलावा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, सही है। अगर है 17 नंबर, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो उष्म मतलब तीनों सा और हा, सही है, और बाकी तो ये वो वाले हैं स्पर्श हैं, बाकी तो सब ये, सही है, ये तो बेकार लिखे हुए थे भटकाने के लिए आपको, सही है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये मान लो डीके एजुकेशन अड्डा हर चीज़ उपलब्ध कराएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगा। मेरा कोई ये पेशा नहीं है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए मेरे ग्रुप पर ऐड हो जाइए, मैं अच्छी अच्छी PDF जो मेरे पास नोट्स हैं NCERT बेसिस बने हुए मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, सही है। बस आप मेरे ग्रुप पर लिंक ऐड हो जाइए और आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख लेना, आपकी सारी वर्णमाला बिल्कुल झक्कास हो जाएगी, सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यन के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो ला वर्ण है हमारा वो किस प्रकार की ध्वनि है बताइए। तो ये उचित तो नहीं, उचित तो डेढ़ होते हैं, प्रकंपित रा होता है जिससे हाँ, और अब ये हो गया पार्श्विक, पार्श्विक इज राइट, सही है। चलो भैया स्टार्ट हो। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चस्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चस्वर है। तो पश्चस्वर कौन सा होगा भाई, ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो भटकाने वाली बातें हैं, सही है। तो ये तो व्यंजन लिख मारे मैंने यहाँ पे, सही है। और बताइए आप 19 का ए, पश्चस्वर कौन कौन से होते हैं जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। एक तो दोनों ऊ हो गए, सही है, और दूसरे हो गए दोनों ओ हो गए, पश्चिमी जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, और दोनों एक आ हो गया, सही है। तो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है, सही है, इज राइट ए नंबर। अब आते हैं हम 20 की हिंदी तालब। तालब का मतलब वही KTM 2, तो ये जो तालु है ये चा वर्ग है, तो चा वर्ग इज राइट, ए नंबर सही है, बिल्कुल सही है। दूंगा वाले सर जी टेंशन मत लो भैया, मास्टर बनाने हैं तुम्हें बस। अब सबसे बड़ा आता है दंतोष्ठ। मेरी गिनी चुनी वीडियो आप देखते रहो, मैं सब हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलने वाली है। इस 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट है आपको GS की, हिंदी की, और बाल विकास की, संस्कृत की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की सारी वीडियो अपलोड मिलेंगी। आराम से देखो, टाइम बर्बाद बिना करे, आराम से यहीं पे इस अड्डे पे बने रहो, और आराम से ईश्वर ने चाहा तो यहीं से आपका कल्याण होना तय है बिल्कुल। दंतोष्ठ मतलब वही DO, दंतोष्ठ 12 नंबर नीचे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आया, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में, सही है। इसे थोड़ा अपने संज्ञान में डाल लेना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है, भाई मुंह खुलने के चक्कर वाला, तो ये संवर्त कौन सा हुआ, संवर्त इज राइट, इसमें ये है संवर्त, छोटी ई, सही है। तो ये इसमें संवर्त में कौन आते हैं, एक तो दोनों ई हो गई, छोटी हो या बड़ी ई हो, और दोनों ऊ हो गए, तो ये दोनों किस में आते हैं, ये हमारे आ गए संवर्त में, सही है। 21 का
बी नंबर इज राइट। अब आते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारण वर्ण को क्या कहते हैं। भाई स्वरों की सहायता से मैंने कहा था पराश्रित, तो ये कौन से हुए, व्यंजन हुए। ये एक हिसाब से ना बोला चमचा टाइप इंसान होते हैं भैया, ये बिना सहारे के ना चलते हैं। जैसे मैंने बताया ना है तो ये नाच तो ऐसे लिखा जाएगा, मगर इसमें क्या होता है स्वर लग जाता है, तो ये हट जाता, अधूरापन हट जाता है इसका, और ये क्या होता है ऐसे लिखा जाएगा ना। सही है, तो ये हमारे स्वर। महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग में से किस संबंधित है। अभी इनसे ट्रिक पूछ ली गई है, क्या है, सब ट्रिक लिखी हुई है। तो ट्रिक में क्या मतलब है, ये महाप्राण मतलब जो देर तक वायु निकले, देर तक बोले जाएं, तो ये बताओ। तो ये हमारे हो गए 2 और 4। जैसे क खा ग घा, जो खा ये वाली जो लाइन है ये देर तक बोली जाएगी। सही है। अब बची ये वाली जो लाइनें तीनों बच गई, ये बहुत कम देर तक बोली जाएंगी। तो ये कौन सी हो गई हमारी, अल्प हो गई तीनों। सही है। और ये हमारी जो मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर से, ये हमारी क्या हो गई, महाप्राण हो गई। सही है, महाप्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। यार अलावा है अंतस्थ व्यंजन अलप्राण दोनों, बताओ। देखो भाई ये अंतस्थ भी है और प्लस अलप्राण भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अपने दिमाग में डाल दो। मतलब अलप्राण महाप्राण है ना, वो सा वाली तो गई महाप्राण में, और ये जो है पूरी अलप्राण में है और प्लस अंतस्थ भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। पंचमाक्षर किसे कहते हैं, पंचमाक्षर पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर किस प्रकार का होता है, जैसे मान लो का है, खा है, गा है, घा है, यहाँ है, तो ये होगा ना, ये पांचवा अक्षर होगा हर वर्ग के जो है, मतलब चावारे में भी लास्ट में पांचवा, सबके बाद में। तो आप बताओ 25 का सी। सही है। ये देखो का वाला आ गया, ये चावारे में और ये टा में, ऐसे ये सब अपने अपने अलग अलग हैं लास्ट के 5वें अक्षर। सही है। अब आता हो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, जो ध्वनि तो होती है, जो वर्ण होते हैं जितने भी होते हैं, तो ये तुम्हारा संयुक्त है। किस किस को, जैसे मान लो संयुक्त को मतलब 2 व्यंजनों से, ये आधा का हो गया, सा हो गया, या फिर ऐसे लिख लो दोनों को आधे आधे कर दो और प्लस आ लगा दो। सही है, तब भी सही है। तो ये जो है छा जो है हमारा कैंसर हो गया, संयुक्त व्यंजन इज राइट, सी नंबर इज राइट। अब आओ 27, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। तो अयोगवा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आ जाता है अनुस्वार और एक हो जाती है विसर्ग। तो विसर्ग कैसी होती है, ऐसी होती है, अनुस्वार की बिंदी लगती है, तो विसर्ग इज राइट। चलो अब आ जाओ 28, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से वायु निकले। सही है। अगला है 29 का, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताओ 29 का। तो ये जो है 29 का डी, अनुनासिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक का मतलब 5वां अक्षर, जैसे का, खा, गा, घा, आ, तो जो 5वां अक्षर होगा ना, यही हमारा अनुनासिक होगा। अब आ जाओ 30, सा का उच्चारण स्थान। तो इसे अपने सिस्टम से लिख दो, सा और सा। अब लिख दो टी एम डी। तो ये वाला सा आ गया तालु से और ये वाला सा आ गया मूर्धा से। तो मूर्धा कहाँ है, 30 का ए, हमारा ये हो गया मूर्धा। सही है, ये वाला सा जो है मूर्धा से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला उच्चारण स्थान, तो टी एम डी, ये लास्ट में आता है दंत, डी मतलब दंत, तो 31 का डी हो गया। और ये तो यार का और सा आधा का मिलकर क्या बनते हैं, इधर राइट। धुआं वाले सर इसको ख़राब कर आते टैट में जाके, क्योंकि कमरे में जो है अंधेरा था। अलप प्राण कौन कौन से हैं, 33 का हे अलप प्राण। सही है, ये हो गए महाप्राण। अब अर्धस्वर कौन कौन से हैं, या और वाह इज राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।